हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। और जानते रहिए कि चाहे आप बीए एलएलबी के स्टूडेंट हो या फिर एलएलबी के लिए आपने अप्लाई किया हो या अप्लाई करने जा रहे हैं, आप दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर वर्ष आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते यहाँ वन बाई वन एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता है तो भारतीय दंड संहिता क्या है? देखिए, ऑप्शन ए में है साधारण दंड विधि, या फिर ऑप्शन बी में है विशेष दंड विधि, या फिर ऑप्शन सी में देखिए है साधारण एवं विशेष दोनों, या फिर ऑप्शन डी में है कार्य विधि। तो जानते रहेगा भारतीय जो दंड संहिता है यह एक साधारण दंड विधि है। तो साधारण दंड विधि देखिए आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन को इंगित कीजिए। देखिए, ऑप्शन ए में है अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, या फिर ऑप्शन बी में है अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, या फिर ऑप्शन सी में अपराध अनिवार्यता एक समाज विरोधी कृत्य है, या फिर ऑप्शन डी में है अपराध अनिवार्यता एक धर्म विरोधी कृत्य है। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपराध एक। अब एक क्या है? देखिए, अपराध इसकी जो परिभाषा दी गई जैसा आपको दिख भी रहा है वो धारा 40 में दी गई। जानते रहिएगा भारतीय जो संविधान की धारा 40 में अपराध को परिभाषित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपराध एक, तो एक क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है एक लोक दोष है, या फिर ऑप्शन बी में है प्राइवेट दोष है, या फिर ऑप्शन सी में है लोक एवं प्राइवेट दोनों दोष है, या फिर ऑप्शन डी में है न तो लोक दोष है और न ही प्राइवेट दोष है। तो जानते रहिएगा अपराध जो है यह एक लोक दोष माना जाता है, लोक दोष है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की चार अवस्थाओं के सही क्रम को दर्शाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है प्रयत्न तैयारी आशय परिणाम, या फिर ऑप्शन बी में है आशय प्रयत्न तैयारी परिणाम, या फिर ऑप्शन सी में है आशय तैयारी प्रयत्न परिणाम, या फिर ऑप्शन डी में है परिणाम आशय तैयारी प्रयत्न। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पहले तो आशय, पहले तो आपको क्यों करना है ये पता होना चाहिए, उसके बाद जो भी अपराध करने जा रहा है अपराधी उसके बाद उसकी तैयारी करता है, तैयारी के बाद फिर उसकी प्रयत्न मतलब कोशिश करता है, उसके बाद उसको उसका परिणाम मिलता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक विधि के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को उजागर किया है तो किसने उजागर किया है? देखिए, ऑप्शन ए में है भारत के विधि आयोग ने, ऑप्शन बी में है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑप्शन सी में है इंग्लैंड की वुल्फेंडेन समिति ने, या फिर ऑप्शन डी में है संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो जानते रहिएगा हमारा क्वेश्चन कह रहा है आपराधिक विधि के प्रति क्रियात्मक दृष्टिकोण को उजागर किसने किया है? तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड की वुल्फेंडेन समिति ने इसको उजागर किया था दृष्टिकोण को। तो जानते रहिएगा इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशयकार का लक्ष्य है हेतु जिसका स्रोत है यह कथन है। मतलब ये कथन है, किसी ने इस बात को कहा था कि आशयकार का लक्ष्य है और हेतु जिसका स्रोत है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये कथन किसका है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है स्टीफन, ऑप्शन बी में है बेंथम, ऑप्शन सी में है ऑस्टिन और ऑप्शन डी में है केनी। तो जानते रहिएगा आशयकार का लक्ष्य हेतु जिसका स्रोत है यह कथन है ऑस्टिन का, और ऑस्टिन है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में सामान्यतः अपराध का आवश्यक तत्व है तो अपराध का आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है चेष्टा, ऑप्शन बी में है आपराधिक कृत्य, ऑप्शन सी में है हेतु और ऑप्शन डी में है इच्छा। तो जानते रहिएगा अगर बात करें कि अपराध का आवश्यक तत्व क्या है तो इन चारों की बात करें तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक कृत्य। जी हाँ, आपराधिक कृत्य जो होता है ये अपराध का आवश्यक तत्व माना जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्ट्स नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया जैसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है? तो देखिए, ऑप्शन ए में है जेडी मैने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन बी में है एच गौड़ पीनल लॉ ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन सी में है रतन लाल धीरज लाल लॉ ऑफ क्राइम्स, या फिर ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा इन चारों में वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उपयुक्त सभी होगा यहाँ पे आंसर, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपराधिक मनह जिसे आप इंग्लिश में मेंसरिया भी कहते हैं स्थिति में शामिल नहीं है। तो जो आपराधिक मनह जिसे आप मेंसरिया भी कहते हैं कि स्थिति में शामिल नहीं
है, क्या शामिल नहीं होता है? देखिए ऑप्शन ए में है हेतु, ऑप्शन बी में है आशय, ऑप्शन सी में है ज्ञान और ऑप्शन डी में है अपेक्षा। तो जानते रहिएगा आपराधिक मनह में जो शामिल नहीं होता है वो होता है हेतु, और हेतु आया है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुछ मामलों में अपराध तब भी गठित होता है जबकि कार्य आपराधिक आशय से न किया गया हो। ऐसे मामले हैं, तो ऐसे मामले कौन से होते हैं? देखिए ऑप्शन ए में है कठोर दायित्व के, ऑप्शन बी में है प्रतिनिधिक दायित्व के, ऑप्शन सी में है राज्य के दायित्व संबंधी और ऑप्शन डी में है संयुक्त दायित्व संबंधी। तो जानते रहिएगा ऐसे जो मामले होते हैं वो कठोर दायित्व के होते हैं, और कठोर दायित्व देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा कठोर दायित्व का अपराध है? तो कठोर दायित्व का कौन सा अपराध कहलाता है? देखिए ऑप्शन ए में है उपहति, ऑप्शन बी में है हमला, ऑप्शन सी में है द्विविवाह और ऑप्शन डी में है चोरी। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, द्विविवाह को कठोर दायित्व का अपराध माना जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद मनः स्थिति, जिसे आप मैंसेरिया भी कहते हैं, के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन ए में है शेराज बनाम डी रूट जेन, ऑप्शन बी में है ब्रेड बनाम वुड, ऑप्शन सी में है हॉब्स बनाम विमस्टर कारपोरेशन और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेड बनाम वुड। जी हाँ, ब्रेड बनाम वुड जो है ये मनः स्थिति के सिद्धांत के पुनर्जीवन से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो हम बी होगा हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था। तो प्रिंस को दंडित करने का कौन सा आधार था? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है प्रिंस का निषिद्ध कार्य करना, ऑप्शन बी में है प्रिंस का अवैध कार्य करना, ऑप्शन सी में है प्रिंस का जानबूझकर सिविल अपकृत्य करना, या फिर ऑप्शन डी में है प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना ही ये जो था प्रिंस को दंडित करने का आधार बना, और इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहां पे हम क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? देखिए ऑप्शन ए में है श्रीनिवासमल बरौलिया बनाम एम्परर में, ऑप्शन बी में है आर बनाम टॉल्सन में, ऑप्शन सी में है नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, उपयुक्त सभी में। तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर बी ए बी सी जो है श्रीनिवासमल बरौलिया बनाम एम्परर, आर बनाम टॉल्सन और नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में, इन तीनों में ही दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम क्लिक हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद दुराशय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है आर बनाम प्रिंस, ऑप्शन बी में है क्वीन बनाम टॉल्सन, ऑप्शन सी में है रेक्स बनाम गोविंदा और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र राज्य बनाम एम एच जॉर्ज। तो जानते रहिएगा इन चारों में हम बात करें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, दुराशय के सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है वो है रेक्स बनाम गोविंदा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहां पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश आपराधिक विधि में प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो कहां प्रतिपादित सबसे पहले किया गया था? देखिए ऑप्शन ए में है आर बनाम डोलमेन के वाद में, ऑप्शन बी में है आर बनाम हिगिंस के वाद में, ऑप्शन सी में है आर बनाम टॉल्सन के वाद में और ऑप्शन डी में है आर बनाम गुडाल के वाद में। तो जानते रहिएगा इंग्लिश आपराधिक विधि में प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत जो सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था वो किया गया था आर बनाम हिगिंस में, और आर बनाम हिगिंस के वाद में दिखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालिक गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की। तो कब उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की? देखिए ऑप्शन ए में है 6 सितंबर 1960, ऑप्शन बी में है 6 अक्टूबर 1860, ऑप्शन सी में है 6 दिसंबर 1860 और ऑप्शन डी में है 1 जनवरी 1862। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालिक गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति जो प्रदान की थी वो की थी 6 अक्टूबर 1860 में, और 6 अक्टूबर 1860 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्ति हुई मतलब समझ लीजिए शुरू की गई। आप मान लीजिए भारतीय दंड संहिता कब
उसकी शुरुआत कब से हुई, ये डेट पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है 6 अक्टूबर 1860 से, ऑप्शन बी में है 6 दिसंबर 1860 से, ऑप्शन सी में है 1 जनवरी 1861 से और ऑप्शन डी में है 1 जनवरी 1862 से। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा इन चारों में वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 1 जनवरी 1862 से इसकी शुरुआत हुई या इसकी प्रवृत्ति हुई, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था, तो कब तैयार किया गया था इसका प्रारूप? देखिए ऑप्शन ए में है प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन बी में है द्वितीय भारतीय विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी में है तृतीय भारतीय विधि आयोग द्वारा और ऑप्शन डी में है चतुर्थ भारतीय विधि आयोग द्वारा। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो किया गया था प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा और प्रथम भारतीय विधि आयोग आया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत के भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है हाँ होता है, या फिर ऑप्शन बी में है केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब हाँ तब केवल होता है, या फिर ऑप्शन सी में है यदि वह जुर्म करने के पश्चात भारत में आता है तब हाँ होता है, या फिर ऑप्शन डी में आया है नहीं मतलब नहीं होता है उत्तरदायी। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा इन चारों में वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, केवल यदि वह भारत का नागरिक है तब केवल ये होता है, तभी क्या होता है न्यायालय के द्वारा उत्तरदायी होता है ये, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ बी को क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो भारत का नागरिक है युगांडा में हत्या करता है, वो युगांडा जाता है, एक देश है युगांडा, वहाँ जाके वो हत्या करता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, उसके बाद फिर दिल्ली में आता है, दिल्ली में पकड़ा जाता है। तो कह रहा है क्वेश्चन अपराध के लिए यह विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है, तो अपराध के लिए यह विचारित और दोष सिद्ध कहाँ किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है केवल युगांडा में, और हमारा ऑप्शन बी कह रहा है केवल उस देश में मृतक जहां का नागरिक था, और ऑप्शन देखिए सी में है उपयुक्त दोनों में से कहीं भी, मतलब दोनों में से युगांडा में भी हो सकता है और जहां का वो निवासी था मृतक जहां का नागरिक था वहां पर भी हो सकता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, केवल दिल्ली में उसका जो है अपराध विचारित या दोष सिद्ध किया जा सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ डी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है ए एक भारतीय नागरिक जो कि इंग्लैंड में जार कर्म जो कि उस देश में अपराध नहीं है कर देता है। तो जार कर्म कर देता है, कहाँ पे करता है? जार कर्म का मतलब होता है एडल्ट्री फैलाता है, एडल्ट्री करता है। कोई ए नाम का कोई भारतीय नागरिक है जो इंग्लैंड में जाकर एडल्ट्री करता है और जो कि उस देश में अपराध नहीं है वहां जाके ये चीज करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कथिति का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो जो ये इंसान है इसका जो विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है वह न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंदर जार कर्म किया गया है, मतलब जहां एडल्ट्री की गई है वहां किया जा सकता है, या फिर ऑप्शन बी में है भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो, या फिर ऑप्शन देखिए आया है सी में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हां, भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां अभियुक्त पाया गया हो वहां पे क्या है विचारण किया जा सकता है इसके खिलाफ, किसके खिलाफ? जो इंसान किसी दूसरे देश में एडल्ट्री करके आया है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा, हम बी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? तो देखिए ऑप्शन ए में है इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, या फिर ऑप्शन बी में है इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है, या फिर ऑप्शन सी में है भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की हत्या करता है, या फिर ऑप्शन जो डी आया है उपयुक्त सभी। तो जानते रहिएगा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये जो दंडनीय माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, भारत का नागरिक इटली में, अगर भारत का नागरिक को किसी दूसरे देश में जाकर और उस देश के नागरिक की अगर वो हत्या करता है तो ये भारतीय दंड संहिता के अंदर दंडनीय माना जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, हम सी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक विदेशी है, उसने एक दूसरे विदेशी बी कि एक विदेशी जलाशय में जो खुले समुद्र में था छुरा घोंप दिया। मतलब ए नाम का कोई विदेशी था, उसने एक दूसरे बी नाम की विदेशी की एक विदेशी जलयान में जो कि शिप था उस पे उसने उसको छुरा घोंप दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी को उपचार के लिए मुंबई लाया गया जहां बी की मृत्यु हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए भी मुंबई में उपलब्ध है, तो कह रहा है क्वेश्चन ए के विचारण में भारतीय दंड संहिता के लागू होने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तावना सही है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो एक बार फिर से समझ लेंगे कि ए और बी दो विदेशी थे, वो क्या थे कि खुले समुद्र में, यहाँ देखिए वर्ड क्या है, खुला समुद्र। खुला समुद्र का मतलब होता है समुद्र का वह भाग जिसपे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता, जो इंटरनेशनल कह सकते हैं, वो उस पे किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं होता। तो दोनों विदेशी हैं और दोनों ही क्या है, विदेशी जलयान में है, विदेशी शिप में, और साथ ही साथ वो किसी देश की सीमा में भी नहीं है, वो इंटरनेशनल एरिया में है जो समुद्र के। अब देखिए यहाँ ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में है मृतक और अभियुक्त दोनों विदेश के हैं और अपराध भी खुले समुद्र में घटा है, अतएव ए को भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी ए के लिए, और इसलिए ए का भारत में अभियोजन नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन देखिए बी में है भारतीय दंड संहिता विदेशियों को बिल्कुल नहीं लागू होती, अतएव ए का भारत में विचारण नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में है अपराध भारत के राज्य क्षेत्र में पूरा हुआ और अभियुक्त ए भारत में उपलब्ध है, अतएव भारतीय दंड संहिता लागू होगी और ए का मुंबई में विचारण किया जाना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी में है भारतीय दंड संहिता भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए लागू होती है, अतएव ए का भारत में विचारण होना चाहिए। अब देखिए इन सभी अगर ऑप्शन को अगर ध्यान से आप देखें तो देखिए आपको शुरू में भी बताया गया था कि ए बी दोनों विदेशी हैं, दोनों विदेशी क्या है, शिप में है, और जो समुद्र का जो इलाका है वो भी हमारे देश की बाउंड्री से बाहर है, वो इंटरनेशनल एरिया में है, वो किसी देश को बिलोंग नहीं करता है। अब वो वहां पे अगर उसको छुरा मारता है, वो यहाँ पे इलाज कराने के लिए पकड़ के लाए जाते हैं, तो यहाँ भारत में उसके लिए कोई केस नहीं चल सकता, क्योंकि भारत के एरिया में है ही नहीं, ना तो भारत का शिप है, ना भारत के नागरिक है, ना तो भारत के एरिया में ही उसको मारा गया। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आया है कि मृतक और अभियुक्त दोनों विदेश के हैं और अपराध भी खुले समुद्र में घटा है, अतएव ए को भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी ए के लिए, और इसलिए ए का भारत में अभियोजन नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ ए को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का नागरिक ए, मतलब ए नाम का कोई अमेरिका का नागरिक है, वह भारतीय वायुयान में यात्रा करते हुए सहयात्री बी को चोट पहुंचाता है। मतलब अमेरिका में अमेरिका का कोई नागरिक है ए नाम का, वो भारतीय वायुयान में क्या कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और उसके साथ जो उसके अगल बगल जो भी लोग बैठे थे उसमें से एक लोगों को उसने क्या कर दिया, उसने चोट पहुंचा दिया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि वायुयान उस समय इंग्लैंड की सीमा में उड़ रहा था, तो कह रहा है क्वेश्चन की ए के विरुद्ध कहां कार्यवाही होगी। अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप देखें तो नागरिक है अमेरिका का, वायुयान है भारत का, और सीमा में किसके उड़ रहा है, इंग्लैंड के। तो अब ये कह रहा है कि आखिर जो कार्यवाही होगी उसके खिलाफ वो कहां होगी, भारत में, अमेरिका में, या फिर इंग्लैंड में। तो देखिए यहां ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए के विरुद्ध कहीं कार्यवाही नहीं होगी, या फिर ऑप्शन बी में है ए के विरुद्ध केवल इंग्लैंड में मुकदमा चलाया जा सकता है, ऑप्शन सी में है ए के विरुद्ध केवल अमेरिका में ही मुकदमा चलाया जा सकता है, ऑप्शन डी में है ए के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां, ए के विरुद्ध भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एक अच्छा तैराक है, वह एक 7 साल के बालक बी को नहर में डूबते हुए देखता है, वह उस बालक को बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया और बालक डूब गया। अब ये कंडीशन कह रहा है, तो ए के साथ क्या कंडीशन लागू की जाए कानून के हिसाब से। तो देखिए ऑप्शन ए में है ए ने कोई अपराध नहीं किया है, क्या ए ने कोई अपराध नहीं किया, इस श्रेणी में उसे रखा जाएगा। या फिर ऑप्शन बी में है हत्या का दोषी, तो क्या उसे ए को हत्या का दोषी माना जाएगा। या फिर ऑप्शन सी में है आत्महत्या के दुष्प्रेरण का दोषी ए को माना जाएगा। या फिर ऑप्शन डी में है ए को आपराधिक मानववध का दोषी जो कि हत्या नहीं है ये माना जाएगा, कि ए को मतलब आपराधिक मानववध का दोषी माना जाएगा जो कि हत्या में नहीं आता है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, जी हां, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, वो इस कैटेगरी में माना जाएगा, इसलिए हम यहां पे ऑप्शन नंबर यहां ए को क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियों में भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता होगी? तो अधिकारिता का मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन, जानते रहिएगा। अब ये ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, इसको अगर जानना है तो आप ऐसे कह सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर दैट कोर्ट ऑफ लॉ और एन ऑफिशियल हैज टू कैरी आउट लीगल जजमेंट और इन्फोर्स लॉज। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या जो कह रहा था यहाँ पे, न्यायालयों को अधिकारिता होगी मतलब ज्यूरिसडिक्शन होगी, कब होगी? देखिए ऑप्शन ए में है किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अपराध, या फिर ऑप्शन बी में है किसी विदेशी द्वारा भारत में किया गया अपराध, या फिर ऑप्शन सी में है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय पोत पर किया गया अपराध। और देखिए नीचे दिया गया, नीचे दिए गए कोर्ट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए आया है ऑप्शन ए में है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन बी में है ए और सी, और देखिए ऑप्शन सी में है केवल बी, और ऑप्शन डी में है ए बी और सी तीनों ही। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ए बी और सी तीनों ही कंडीशन में जानते रहिएगा न्यायालयों को अधिकारिता होगी, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहाँ डी को क्लिक कर देंगे। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलत उत्तर बताइए। अब देखिए कंडीशन क्या दिया है कि आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं, तो कौन सी शर्तें हैं? तो देखिए हमें जो गलत शर्त है वो हमें वो बताना होगा। देखिए ऑप्शन ए में है कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, ऑप्शन बी में है अच्छा और बुरा में अंतर समझने की क्षमता हो इंसान में, या फिर ऑप्शन सी में है उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा अथवा बुरा होना निर्भर करता है, या फिर ऑप्शन डी में है इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। तो जानते रहिएगा इन चारों में अगर हम बात करें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, आपराधिक दायित्व की आवश्यक जो शर्त यहाँ कह रहा है कि है, और इसका हमें उल्टा बताना था क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गलत उत्तर बताइए, और किसका गलत उत्तर बताना था कि आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें हैं, तो मतलब जो शर्त नहीं है हमें वो बताना था, और जो शर्त नहीं है वो ये है कि इस बात का ज्ञान की कारित कार्य विधि विरुद्ध है। इस बात का चाहे आपको ज्ञान हो या न हो, अगर आपने गलत काम किया है तो आपको दंड मिलना ही मिलना है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि जो लागू किया गया था तो किसके द्वारा लागू किया गया था और कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन इस टाइप का कुछ है। अब यहाँ जान लेते हैं दुराशय का मतलब क्या है। तो जानते रहिएगा दुराशय का जो मतलब होता है वो होता है मेल वॉलेंस, आप इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी की बात करें दुराशय को और क्लियर करें तो जानते रहिए किसी के बारे में गलत भावना रखने वाले इंसान को बोलते हैं दुराशय, मतलब किसी के जो निम्न कोटि की जिसकी सोच होती है उसको दुराशय बोलते हैं। और मेल वॉलेंस इसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर इसको इंग्लिश में बोलें तो आप कह सकते हैं हैविंग और शोइंग अ डिजायर टू हार्म अदर्स। अब देखिए ऑप्शन में क्या आया है, ऑप्शन ए में है टिंडल सी जे द्वारा, ऑप्शन बी में है ब्लैक स्टोन द्वारा, ऑप्शन सी में है कोक सी जे द्वारा, और ऑप्शन डी में है ब्लैक बर्न जे द्वारा। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि दुराशय के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था, तो किसके द्वारा लागू किया गया था? जानते रहिए कि ये लागू किया गया था कोक सी जे द्वारा, और कोक सी जे देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गलत उत्तर बताइए। अब देखिए कंडीशन क्या दिया है कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है, तो उसकी जो भागीदार होने की जो संभावना है किसी अपराध में किस बेस पे हम कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए में है जब वह स्वयं अपराध करता है। अब जब वो स्वयं अपराध करेगा तो भागीदार क्या, तब तो वो तो है ही, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। ऑप्शन देखिए बी में है जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब भाग ले लिया अपराध करने में तब तो अपराधी है, फिर उसमें संशय कोई नहीं है, भागीदार होने की कोई बात ही नहीं, वो तो है ही। ऑप्शन देखिए सी में जब वह घटना स्थल पर उपस्थित हो, और देखिए ऑप्शन डी में है जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता मतलब एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हां, देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है। उसको सस्पेक्टेड कब मानेंगे कि वो भी शामिल उसमें हो सकता है, कब हो सकता है कि जब वह घटना स्थल पर उपस्थित हो। अगर कोई इंसान घटना स्थल पर उपस्थित है तो ये सस्पेक्टेड हो सकता है कि ये शक हो सकता है कि शायद वो भी उसमें शामिल रहा हो, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर को ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। अब यहाँ ए बी डी को क्यों नहीं किया गया कि वो तो साफ ही बता रहा है कि ये इसमें खुद ही शामिल थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि जब वो स्वयं अपराध करता है, जब कर ही रहा है तो सस्पेक्टेड कैसे हो सकता है, वो तो 100% है। और ऑप्शन सी में कह रहा है जब वह घटना स्थल पर उपस्थित यहाँ जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब भाग ही ले लिया है तो सस्पेक्टेड नहीं बल्कि वो तो 100% ही है। और ऑप्शन डी में भी क्या कह रहा है जब वह किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने में अपना अभिकर्ता अपना एजेंट बनाता है या फिर उसे प्रेरित करता है, अगर ये कर रहा है तब तो 100% वो भी है, तो उसे सस्पेक्टेड नहीं, वो तो बोलेंगे अपराधी हैं ही। सस्पेक्टेड किसे माना जाएगा कि जो उस घटना के स्थल पर जिसे देखा गया, जिसको जाना गया, जिसको पाया गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा हम सी नंबर को ही क्लिक कर देंगे।
हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अंग्रेजी विधि के प्रसिद्ध सूच पर आधारित है? तो कौन से आधारित है? देखिए इसको जो प्रसिद्ध जो सूच है इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्रेसियो यूनिट्स ईस्ट एक्सक्लॉस्टो अल्टेरियस। तो जानते रहिएगा ये कह रहे हैं कि ये जो सूच है ये किस पर आधारित है, किस धारा पर आधारित है? देखो ऑप्शन ए में है धारा 6, ऑप्शन बी में है धारा 7, ऑप्शन सी में है धारा 8 और ऑप्शन डी में है धारा 9। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी धारा 7। जानते धारा 7 जो है ये अंग्रेजी विधि के प्रसिद्ध सूच पर आधारित है जिसका नाम जो आपको बताया गया एक्सप्रेसियो यूनिट्स ईस्ट एक्सक्लॉस्टो अल्टेरियस। तो जानते रहिएगा इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को यहां पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द का द्योतक है। अब पुरुष शब्द का द्योतक कौन है? तो देखिए आगे कह रहा है कोई नर मानव। अब कोई नर मानव यदि क्या है 16 वर्ष का है या फिर 18 वर्ष का है या 21 वर्ष का है या फिर किसी भी आयु का है। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द का जो द्योतक है वो किसी भी आयु के नर मानव के लिए बोला गया है और किसी भी आयु की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का द्योतक है। तो इस स्त्री शब्द का क्या द्योतक है? देखिए ऑप्शन ए में आया है 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, या फिर ऑप्शन बी में है 18 वर्ष के ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, या फिर ऑप्शन सी में है 21 वर्ष से ऊपर की आयु की किसी महिला का, या फिर ऑप्शन डी में है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द का जो द्योतक है, स्त्री शब्द का जो मतलब होता है वो होता है जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता में न्यायालय जिसे आप कोर्ट ऑफ जस्टिस भी कहते हैं शब्द का द्योतक होता है। तो न्यायालय या जिसे आप कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं उस शब्द का द्योतक उसका मतलब क्या होता है? देखिए ऑप्शन ए में है उस कक्ष का जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, या फिर ऑप्शन बी में है एक सिविल जज का न्यायालय, या फिर ऑप्शन सी ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता में न्यायालय जिसे आप कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं शब्द का जो द्योतक होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी में जो आया है ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहां सी को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में लोक सेवक परिभाषित किया गया है? अब यहाँ लोक सेवक का मतलब होता है पब्लिक सर्वेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पब्लिक सर्वेंट जो शब्द है ये कहाँ पे डिफाइन किया गया है भारतीय दंड संहिता में? कहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 14 में, ऑप्शन बी में है धारा 20 में, ऑप्शन सी में है धारा 21 में और ऑप्शन डी में है धारा 24 में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, धारा 21 में भारतीय दंड संहिता की धारा जो 21 है इसमें लोक सेवक मतलब पब्लिक सर्वेंट क्या है ये परिभाषित या डिफाइन किया गया है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को यहां पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? इसमें हमें देखना है कौन लोक सेवक नहीं है, कौन पब्लिक सर्वेंट नहीं है। देखो ऑप्शन ए में है श्रम न्यायालय का न्यायाधीश, ऑप्शन बी में है सरपंच, ऑप्शन सी में है नगर पालिका आयुक्त और ऑप्शन डी में है विश्वविद्यालय प्रोफेसर। तो जानते रहिए चारों की बात करें तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सरपंच। जी हाँ, सरपंच जो होता है ये लोक सेवक नहीं होता है, पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को यहां क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन भी देखिए ऑलमोस्ट सेम ही है। कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में या के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है? कौन नहीं माना जाएगा? देखो ऑप्शन ए में है नगर पालिका आयुक्त, ऑप्शन बी में है सांसद, ऑप्शन सी में है देखिए है विधायक और ऑप्शन डी में है विश्वविद्यालय का परीक्षक। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो लोक सेवक की कैटेगरी में नहीं रखा गया है जिसे वो है विधायक और विधायक है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। तो कहां परिभाषित किया गया है? देखिए ऑप्शन ए में है धारा 21 में, ऑप्शन बी में है धारा 22 में, ऑप्शन सी में है धारा 23 में और ऑप्शन डी में है धारा 24 में। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को जहां परिभाषित किया गया है वो है धारा 22 और धारा 22 देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मिट्टी, ऑप्शन बी
बी में है चेक, ऑप्शन सी में है वृक्ष और ऑप्शन डी में है तालाब। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 22 की परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो जो चल संपत्ति की कैटेगरी में नहीं आता है वो आता है वृक्ष, और वृक्ष आया है देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कूटकरण परिभाषित है। तो जो कूटकरण है वो कहां परिभाषित है? तो जानते हैं कि कूटकरण का मतलब होता है इनक्रिप्शन। जो इनक्रिप्शन है उसको कहां पे डिफाइन किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए में है धारा 30 में, ऑप्शन बी में है धारा 28 में, ऑप्शन सी में है धारा 29 में और ऑप्शन डी में है धारा 27 में। तो जानते रहिएगा इनक्रिप्शन जिसे हिंदी में आप कूटकरण कहते हैं, इसको जो डिफाइन किया गया है, इसको जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है धारा 28 में, और धारा 28 आया ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को परिभाषित किया गया है। तो कहां पे परिभाषित किया गया है? देखिए ऑप्शन ए में है धारा 29 में, ऑप्शन बी में है धारा 29 के क में, ऑप्शन सी में है धारा 29 के ख में और ऑप्शन डी में है धारा 29 के घ में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जी हां, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को जो डिफाइन किया गया, जो परिभाषित किया गया है वो किया गया है धारा 29 के क में, और 29 का ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय का अर्थ है। सामान्य आशय का मतलब होता है कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है भारतीय दंड संहिता की 34 के अंतर्गत धारा के? देखिए ऑप्शन ए नंबर है बुरा आशय तथा विभिन्न अपराधों को करने हेतु बुरी योजना, या फिर ऑप्शन बी में है दुराशय तथा अनुवर्तीकृत, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं टेलीपैथी एंड फॉलो अप। ऑप्शन सी में देखिए आपराधिक कृत्य को करने हेतु कई व्यक्तियों का अभिप्रेरण, या फिर ऑप्शन डी में है एक अपराध को करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्ववर्ती मिलन। तो जानते रहिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो डी होगा, हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन का जो मतलब होता है वो होता है एक अपराध को करने के लिए मस्तिष्कों का पूर्ववर्ती मिलन। इसका मतलब कि जितने पर अपराधी हैं उन सभी की जब सोच एक हो जाती है तो उसी को आप क्या बोलते हैं? सामान्य आशय बोलते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा, हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत को इंगित कीजिए। इसका मतलब जो संयुक्त दायित्व जो है उसके अंतर्गत जो गलत जो इसमें जो सेंटेंस है उसको हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सामान्य आशय का अर्थ है विचारों का पूर्ण मिलन। तो ये तो पिछले ही सेंटेंस हम देख चुके हैं क्वेश्चन में, ये तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी में है सामान्य आशय का अर्थ है उसका ज्ञान और उसमें भागीदारी। ऑप्शन देखिए सी में है सामान्य आशय का अर्थ है कि प्रत्येक अपराधी को न केवल आशय की जानकारी हो वरन वह उसमें सहमत हो। और ऑप्शन डी में है सामान्य आशय का अर्थ है अपराधियों के बीच का बल। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। जी हां, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व के संदर्भ में जो बात गलत है वो ये है कि सामान्य आशय का अर्थ जो होता है अपराधियों के बीच के बल का इसका मतलब नहीं होता बल्कि उनके विचारों का पूर्ण मिलन होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा, हम डी नंबर ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति दायित्व के अधीन है। तो कौन से दायित्व के अधीन होता है? देखिए ऑप्शन ए में है मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो, या फिर ऑप्शन बी में है केवल उस भाग के लिए जो प्रत्येक ने किया है, या फिर ऑप्शन सी में है कार्य के दुष्प्रेरण के लिए, या फिर ऑप्शन डी में है कार्य को करने के प्रयत्न के लिए। तो जानते रहिएगा इन चारों में हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जी हां, मानव कार्य उनमें से प्रत्येक ने अकेले ही किया हो इस कंडीशन को मानी जाती है। इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को यहां पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सामान्य आशय का सिद्धांत लागू होता है जबकि, मतलब जो सामान्य आशय जिसे हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं, ये जो सिद्धांत होता है वो कब लागू किया जाता है? देखिए ऑप्शन ए में है कम से कम 5 व्यक्ति लिप्त हों, मतलब कम से कम उसमें 5 व्यक्ति जब शामिल हों तब जो है कॉमन इंटेंशन का जो सिद्धांत लागू होता है, या फिर ऑप्शन बी में है कम से कम 2 व्यक्ति लिप्त हों, या फिर ऑप्शन सी में है कम से कम 1 व्यक्ति लिप्त हो, या फिर ऑप्शन डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जानते रहिएगा सामान्य आशय जिसे हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं, इसका सिद्धांत जो लागू होता है उसमें कम से कम जब 2 व्यक्ति लिप्त होते हैं, जो 2 व्यक्ति शामिल होते हैं, 2 व्यक्तियों की बात ऑप्शन नंबर
नंबर बी में आया है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 को लागू करने में निम्न में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए में है सामान्य आशय, ऑप्शन बी में है अपराध का कारित करना, या फिर ऑप्शन सी में है अभियुक्तों की संख्या 5 हो, या फिर ऑप्शन डी में है अपराध सामान्य आशय के अग्रसर में हो। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें तो अगर आप पिछला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से आपने देखा होगा तो हमें पता है कि सामान्य आशय करने के लिए जो व्यक्तियों की संख्या होती है वो कम से कम 2 आवश्यक होती है, 2 से ज्यादा की ऐसा कंपलसरी नहीं है, कम से कम 2 हो, 2 से ज्यादा चाहे जितने भी हो, लेकिन कम से कम 2 की जरूरत होती है। और यहां देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में अभियुक्तों की संख्या 5 हो, यहां कंपलसरी बता रहा है कि 5 हो, जो कि 5 कोई जरूरी नहीं है, कम से कम 2 हो तब भी वहां मान लिया जाता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर यहां सी होगा, हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। तो जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता की धारा जो 1860 की धारा 34 को लागू करने के लिए जो आवश्यक तत्व नहीं है वो अभियुक्तों की जो संख्या 5 जो है ये कोई जरूरी नहीं होता, 2 होते हैं तब भी वो हो जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को ही क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वाद में प्रीवी काउंसिल ने सामान्य आशय एवं समान आशय के मध्य अंतर स्पष्ट किया था? तो जानते रहिएगा सामान्य आशय और समान आशय, इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन सेंस। तो आप ये कह सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन सेंस। तो अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों में डिफरेंट जो था ये किस वाद में प्रीवी काउंसिल ने इन दोनों के बीच में अंतर को स्पष्ट किया था? तो देखिए वाद का यहाँ नाम दिया गया है, वो कौन कौन से केसेस थे। तो देखिए ऑप्शन ए में आया है महबूबा शाह बनाम किंग एम्परर, ऑप्शन देखिए बी में आया है वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, ऑप्शन सी में है श्रीनिवासमल बरोलिया बनाम एम्परर, ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी प्रकरणों में। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ महबूबा शाह बनाम किंग एम्परर। इस केस में जानते रहिएगा प्रीवी काउंसिल ने इसी वाद में सामान्य आशय और समान आशय मतलब कॉमन इंटेंशन और कॉमन सेंस में क्या डिफरेंट होता है ये दोनों के बीच में उन्होंने अंतर किया था। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक चीज और जानते रहिएगा महबूबा शाह बनाम किंग एम्पायर, इसको जो एम्परर जो है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है। जानते रहिएगा महबूबा शाह बनाम किंग एम्परर जो वाद है इसको सिंधु नदी वाद के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी सी की हत्या करने जाते हैं। ए हाथ में भाला लेकर रक्षा हेतु खड़ा रहा लेकिन उसने सी को नहीं मारा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने सी को मार डाला। अब इस मामले में क्या डिस्कशन क्या निकालेंगे कंक्लूजन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है केवल बी सी की हत्या के लिए उत्तरदायी है, या फिर ऑप्शन बी ए और बी दोनों सी की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, या फिर ऑप्शन सी ए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उसने कोई अतिरिक्त कृत्य नहीं किया है, या फिर ऑप्शन डी में है उपयुक्त ए तथा सी दोनों सही हैं। तो जानते रहिएगा उपयुक्त मतलब जो ऑप्शन ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जानते रहिएगा हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हां ए और बी दोनों ही सी की हत्या के लिए उत्तरदायी हैं, उसने मारा हो या ना हो लेकिन उसी इरादे से आया था। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन बनती अगर जो ए जो है सी को मारने गया था और बी भी गया था, हो सकता है कि अगर ए ना मार पाता सी उस पर हावी हो रहा होता तो हो सकता है बी उसको मार ही देता, बट उसने नहीं मारा, ए ने ही उसको मार दिया, लेकिन मारने दोनों के लिए गए थे, दोनों गए थे मारने के लिए, इसलिए दोनों ही हत्या के अपराधी माने जाएंगे। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को यहां पे क्लिक कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है संपत्ति का संपहरण, ऑप्शन बी में है कठोर श्रम के साथ कारावास, ऑप्शन सी में है आजीवन निर्वासन, या फिर ऑप्शन डी में है मृत्यु। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ आजीवन निर्वासन जानते रहिएगा भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अब नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम ऑप्शन नंबर यहां सी को क्लिक कर देंगे। और आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है किन मामलों में न्यायालय विशेषज्ञ की राय नहीं ले सकता। इन विच केसेस द कोर्ट कैन नॉट टेक एक्सपर्ट ओपिनियन। देखिए ऑप्शन ए में है विदेशी विधि फॉरेन मेथड, ऑप्शन बी में है भारतीय विधि इंडियन लॉ, ऑप्शन सी में है कला के विषय में अबाउट आर्ट, और ऑप्शन डी में है हस्तलेख के विषय में अबाउट हैंड राइटिंग। तो जानते रहिएगा इन चारों की बात करें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी हस्तलेख के विषय में अबाउट हैंड राइटिंग के बारे में, इसलिए हमें यहाँ ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पे हम क्लिक कर। तो मे भी आपको यहाँ 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आज कितना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।